गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर आपका स्वागत करता हूं। लेके आया हूं आपके लिए आज एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग के बारे में। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ई कॉमर्स जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स मॉडल कैसे काम करता है। सो एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझ लेते हैं ई कॉमर्स क्या है। यहाँ पर एक वेंडर रहता है जिसको हम सेलर कहते हैं, एक मार्केट प्लेस है, एक कस्टमर है और एक हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर है। तो होता क्या है, वेंडर इस मार्केट प्लेस के थ्रू कस्टमर जिसने मार्केट प्लेस के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया, वेंडर उस ऑर्डर को सप्लाई करता है थ्रू मार्केट प्लेस। लेकिन कैसे होता है, देखिए पूरा पिक्चर देख लेते हैं। कस्टमर के माइंड में एक प्रोडक्ट परचेज करने का प्लान बना। अब वो क्या करेगा, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पर एक ऑर्डर प्लेस करेगा। उस ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो सेलेक्ट करेगा कि मुझे किस वेंडर से ये ऑर्डर चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वेंडर लिस्टेड होंगे। अब वेंडर लिस्टेड का मतलब कि एक सेलर, दूसरा सेलर, तीसरा सेलर, इस तरह से बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो कस्टमर क्या करेगा, इस किसी भी एक सेलर से सेलेक्ट करते हुए फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस को अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा कि मुझे एप्पल फोन चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए वो सेलर वन, ये वाला सेलर है, तो ये सेलर क्या करेगा, उस मार्केट प्लेस के थ्रू उस ऑर्डर को प्लेस कर देगा, उस ऑर्डर को शिप कर देगा। अब शिप करवाने के लिए क्या फंडा होगा, ये मार्केट प्लेस अपना ही एक ऑथोराइज्ड लॉजिस्टिक पार्टनर, जो कि अमेजोन के केस में आपने देखा होगा एटीएस रहता है और फ्लिपकार्ट के केस में आपने देखा होगा ई कॉम रहता है, सॉरी ई कॉम है, डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है और इनका अपना एक खुद का पार्टनर है ई कार्ट। तो इन पांच पार्टनर, चार पार्टनर में से कोई भी एक असाइन पार्टनर को वो इंस्ट्रक्शन देता है कि इस वेंडर के वेयर हाउस पर जाओ, उस प्रोडक्ट को पिक करो, पिक करने के बाद उसे कस्टमर के यहाँ पर डिलीवर कर दो। कस्टमर के डिलीवर होने पर क्या होगा, कस्टमर उसकी पेमेंट करेगा। अब पेमेंट दो तरह से हो सकती है। अगर वो ऑर्डर सीओडी है या प्रीपेड है। तो अगर वो ऑर्डर सीओडी है तो उसका मतलब जब कस्टमर को डिलीवरी मिलेगी तब वो उसकी पेमेंट कर देगा। और अगर वो ऑर्डर प्रीपेड है तो उसका मतलब है कस्टमर ने पहले से ही फ्लिपकार्ट को, मार्केट प्लेस को पैसे दे रखे हैं, मार्केट प्लेस के पास पैसे आ चुके हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और अब प्रोडक्ट कस्टमर को मिल गया है। यहाँ तक ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, मार्केट प्लेस के पास पेमेंट पहले आ चुकी है, जैसे ही प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हुआ तो इसने पेमेंट कलेक्ट कर ली है। यहां तक हम क्लियर है। अब ये पेमेंट कलेक्ट करके क्या करेगा, इस मार्केट प्लेस को सेटल कर देगा। अब सेटलमेंट पर क्या हुआ, मार्केट प्लेस ने चाहे ऑर्डर आपका सीओडी का था चाहे वो प्रीपेड का था, दोनों ही सिनेरियो में पेमेंट अपने पास कलेक्ट कर ली। ये मार्केट प्लेस अलग अलग कंडीशंस में डिपेंड करता है वेंडर के साथ उसका क्या एग्रीमेंट है। इसका सेटलमेंट पीरियड होता है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या सम केसेस में 25 दिन भी चला जाता है। तो हम मान के चलते हैं 7 दिन के केसेस में क्या हुआ, मार्केट प्लेस ने दोनों ही तरह के ऑर्डर्स की पेमेंट को कलेक्ट कर रखा है, अब इसको ये पेमेंट सेटल करनी है वेंडर को। तो जब मार्केट प्लेस वेंडर को पेमेंट करेगा तो वो नेट पेमेंट करेगा। नेट पेमेंट का मतलब क्या होगा, वो कुछ खर्चे काट लेगा अपने। अब वो खर्चे क्या होंगे, जैसे लॉजिस्टिक फीस। अब देखिए मार्केट प्लेस ने लॉजिस्टिक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी थी, उसने अपना कोरियर पार्टनर आपके यहाँ भेजा था उस प्रोडक्ट का पिकअप करवाने के लिए और डिलीवरी करवाने के लिए, तो लॉजिस्टिक फीस को डिडक्ट कर लेगा। दूसरा वो डिडक्ट कर लेगा अपना कमीशन, जो उसने आपका प्रोडक्ट सेल करवाया है तो उस पर जो भी उसका कमीशन बनता होगा वो
उसको डिडक्ट कर लेगा। तो मैं यहां पर डाल देता हूं कमीशन। तीसरा, मान लीजिए आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई एड या कैंपेन रन किए हुए थे मार्केट प्लेस की वेबसाइट पर, तो वो अपना एड्स फीस जो भी बनता होगा वो डिडक्ट कर लेगा। और टीसीएस, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि टीसीएस क्या होता है और ये क्यों कटता है, वो टीसीएस भी डिडक्ट कर लेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीडीएस, जो कि अभी फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो टीडीएस भी डिडक्ट कर लेगा। आफ्टर डिडक्शन ऑल दीज एक्सपेंसेस और कमीशन और कट्स, वो आपको नेट पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ये रहता है पूरा मॉडल ई कॉमर्स का। अब आप अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली आप प्रॉफिट निकालेंगे सेल्स माइनस परचेज माइनस आपके जो भी खर्चे हैं। तो सेल्स मान लीजिए आपने 1000 रुपए की करी, परचेज, अब ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आपने सेल किया है, जो एप्पल का आईफोन आपने सेल किया, उसको आप परचेज करके ही लाए होगे कहीं से, तभी आपने बेचा है। तो वो जो आपने परचेज किया था वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेट से 800 रुपए का था। एक्सपेंसेस, ये पूरा काम करने के लिए आपने कमीशन, एड फीस, लॉजिस्टिक फीस, ये सब मिलाकर आपने लेट से 120 रुपए पे कर दिए। तो अब आपका जो मार्जिन यहाँ पे बच गया वो 80 रुपीज बच गया। ये आपका मार्जिन निकल आएगा। और इसी पूरे प्रोसेस को हम समझेंगे। आज की मेरी पूरी वीडियो इस बात पर डिपेंड रहेगी कि हम इन इवेंट्स को कैसे रजिस्टर करते हैं, इन इवेंट्स की कैसे बुकिंग करते हैं। इवेंट कौन कौन से हुए यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं, तो सबसे पहले वेंडर ने क्या किया होगा, प्रोडक्ट का परचेज। ये आपने परचेज किया तो पहला इवेंट मेरे सामने आ गया परचेज। परचेज करने के बाद वेंडर ने मार्केट प्लेस पर उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया होगा। लिस्टिंग का मतलब मैंने वो प्रोडक्ट ऑफर किया सेल करने के लिए। तो लिस्टिंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इवेंट, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कस्टमर ने मार्केट प्लेस पर जाकर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च किया और परचेज किया। जैसे ही कस्टमर ने परचेज किया, वेंडर के लिए वो सेल हो गई। तो अगला इवेंट हमारा आ जाएगा सेल। एक इवेंट हमने पकड़ा परचेज, दूसरा इवेंट आ गया सेल। कस्टमर जैसे ही उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, वेंडर के पास उसका ऑर्डर आ जाएगा। वेंडर उस ऑर्डर को पैक करेगा, पैक करने के बाद कोरियर पार्टनर उसके वेयर हाउस पर आएगा। वेयर हाउस पर आने के बाद उसको पिक करके कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो यहाँ पर एक इवेंट अकर हो गया लॉजिस्टिक चार्जेस का। तो लॉजिस्टिक चार्जेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्सपेंस। तो हमें रिकॉर्ड करना है एक्सपेंस। इसके बाद क्या होगा, मार्केट प्लेस के पास पेमेंट आ गई। पेमेंट आने के बाद मार्केट प्लेस अपना डिडक्शन करेगा, कमीशन का, लॉजिस्टिक फीस का, एड फीस का, उसके बाद आपको पेमेंट देगा। तो यहाँ पर इवेंट आ गया कलेक्शन। हमें इस कलेक्शन को भी रिकॉर्ड करना है। कलेक्शन के साथ साथ हमें अपने खर्चे भी रिकॉर्ड करने हैं, जो कि हमें पता चलेंगे जब हमारी पेमेंट कलेक्ट होगी। जब हमें पता चलेगा कि मेरा इतना कलेक्शन है, उस समय पर मैं इनको रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है यहाँ तक? तो हमें यही सारे इवेंट रिकॉर्ड करने हैं अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में। और इन इवेंट्स की जनरल एंट्री हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी। मैंने आपसे पिछली क्लास में बात की थी कि अगर आपको जनरल एंट्रीज नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि इन इवेंट्स की क्या एंट्री होती है। बहुत ही बेसिक सी एंट्री है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कलेक्शन फ्रॉम मार्केट प्लेस एंड एक्सपेंस बुकिंग। सो दोस्तों देख लेते हैं सेल्स की क्या एंट्री बनेगी। मार्केट प्लेस अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट जीएसटी। ये आपने जब सेल करी, आप नॉर्मल सेल इसे ट्रीट कर सकते हैं। देखिए मार्केट प्लेस का मतलब हो गया मेरा डेटर। मुझे अब जो पैसे लेने हैं वो डेटर से लेने हैं। डियर याद रखिएगा, आपको पैसे कस्टमर से लेने हैं। कस्टमर के बीच में और आपके बीच में एक मार्केट प्लेस बैठा हुआ है। तो आप पैसे मांगने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसे पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भले ही कस्टमर की हो, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल इज अ मार्केट प्लेस। क्योंकि आप कस्टमर को नहीं जानते, आपने तो मार्केट प्लेस के बिहाफ पर कस्टमर को माल सेल बेचा था,
तो उस केस में मार्केट प्लेस आपका डेटर है और बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपके बैलेंस शीट में जाके बैठेगा। टू सेल्स, सेल्स एट अ बेसिक वैल्यू का मतलब टैक्सेबल वैल्यू, और ये आपके पीएनएल का पार्ट बनेगी। और टू आउटपुट जीएसटी मतलब आपका सेल वाला जीएसटी जो सेल्स पर आपने लगाया है। ये अलग अलग रेट हो सकते हैं, 5% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, और ये निल रेटेड भी हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई कस्टमर आपको रिटर्न कर देता है, आपने माल बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया या कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, उसने वो रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न के केस में आपको इंटीमेशन आ जाती है कि कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। अब वो इंटीमेशन कैसे आएगी, रिपोर्ट कैसे निकलेगी, वो हम सब कुछ हम देखेंगे, बट अभी समझ लेते हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट में एंट्रीज कैसे करनी है। जब जब आपके पास सेल्स रिटर्न आएगी, आप सेल रिटर्न में इस एंट्री का अपोजिट एंट्री पास करेंगे जो कि बन जाती है सेल्स रिटर्न डेबिट, और ऑब्वियसली ये आपकी सेल से ही एडजस्ट होगा, मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा। आउटपुट जीएसटी आप डेबिट कर देंगे एज अ पार्ट ऑफ क्रेडिट नोट। आपको पता ही होगा कि जो जीएसटी आपने यहाँ क्रिएट किया था वो रिवर्स हो जाएगा। और टू मार्केट प्लेस, क्योंकि अब प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आ गया है तो मार्केट प्लेस अब आपको उतना पैसा नहीं देने वाली है ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे मार्केट प्लेस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। दूसरा इवेंट आता है दोस्तों हमारे साथ परचेज का। जो प्रोडक्ट मैंने सेल किया है डेफिनेटली उसको मैंने परचेज किया होगा, तो इस एंट्री को मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप परचेज अच्छे से जानते हैं। परचेज डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू वेंडर और सप्लायर जिससे भी आपने परचेज किया है। दिस परचेज गोइंग टू पीएनएल एंड दिस इनपुट जीएसटी बैलेंस शीट में रहेगा जब तक आपका एडजस्टमेंट नहीं होता है। उसके बाद अगर आपने परचेज रिटर्न कर दिया है तो एंट्री आपकी ये वाली पास हो जाएगी। दोस्तों अब वो इवेंट है जहां पर आपको मार्केट प्लेस से कलेक्शन मिली है, तो कलेक्शन मिलते समय हमें एक एंट्री पास करनी है जिसमें हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने पहले भी लिया था उसी को रिपीट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए की सेल करी थी, 1000 रुपए में मैंने एक्सपेंसेस बुक किए थे। अब एक्सपेंसेस की डिटेल दे देते हैं। मान लीजिए कमीशन जो मैंने देना था मार्केट प्लेस को वो 80 रुपए था। मैंने लॉजिस्टिक फीस पे करनी थी जो कि 20 रुपए थी। मैंने कुछ एड्स कैंपेन रन किए हुए थे जिसके मेरे को 110 रुपए टोटल देने थे, और मेरा कोई खर्चा नहीं था, बाकी जो मेरी थी वो परचेज थी। तो परचेज को तो मैंने सेपरेटली रिकॉर्ड किया हुआ है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, तो ये एलिमेंट मैं छोड़ देता हूं, बाकी इन तीन एलिमेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए फ्लिपकार्ट या अमेजोन वट एवर द मार्केट प्लेस, वो क्या करेगा, आपको जो 1000 रुपए आपने प्रोडक्ट बेचा था वो 1000 रुपए तो देगा नहीं। अब 1000 रुपए में से सबसे पहले अपना कमीशन डिडक्ट कर लेगा जो कि बनता है 80 रुपए का। तो यहाँ पर आप कमीशन के सामने डाल देंगे 80 रुपीज। लिस्टिंग फीस, सॉरी लॉजिस्टिक फीस 20 रुपए डिडक्ट कर लेगा, तो आप यहाँ पर 20 रुपए डाल दोगे। उसके बाद एड्स फीस, अगर आपने कोई एड कैंपेन रन किया है, तो अगर किया हुआ है तो आप यहाँ पर एड फीस का एक्सपेंस भी डेबिट कर देंगे जो कि मेरा आ जाएगा ₹10। तो फ्लिपकार्ट ने आपका जो मनी डिडक्ट किया 80 और 20 और 10, 110 रुपए उसने डिडक्ट कर लिए। आपको बैंक में कितने पैसे आने चाहिए, 1000 माइनस 110, मतलब आपके बैंक में आने चाहिए 890 रुपए, लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि अभी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट और हैं जिसमें हम बात करते हैं टीसीएस की और टीडीएस की। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, जब आपको पेमेंट करेगा तो वो एक टीसीएस भी काट लेगा। अब मान के चलते हैं टीसीएस है 1% और टीडीएस भी है 1%, तो 1% ऑफ दिस 1000 रुपीज वो आपका टीसीएस काट लेगा जो कि बन जाता है, कितना आएगा, अगेन 10 रुपए, और 10 रुपए ही आपका टीडीएस भी कट जाएगा। तो अब फ्लिपकार्ट जो आपको पैसे देगा वो 870 रुपए देगा, तो आप यहाँ पर 870 रुपए डालोगे, बाकी आपका डेबिट आ गया, और मार्केट प्लेस आपका पूरा 1000 रुपए से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि पहली एंट्री में जब आपने सेल करी थी तो मार्केट प्लेस को आपने 1000 रुपए से ही डेबिट किया था।
अब मार्केट प्लेस आपका उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद डियर, अगर आपके कुछ और एक्सपेंसेस हैं, अब वो कौन से हो सकते हैं? आपके ओवरहेड्स, जैसे सैलरी आप पे करते हैं, उसके अलावा आप अगर रेंट पे करते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के अगर कोई भी खर्चे हैं आपके, वो आप यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और उन पर मिलने वाले इनपुट जीएसटी को आप डेबिट कर देंगे। तो मार्केट प्लेस, अगर वो मार्केट प्लेस से रिलेटेड है तो मार्केट प्लेस आ जाएगा, और अगर वो किसी वेंडर से रिलेटेड है तो यहाँ पर वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं सैलरी, सैलरी तो आपका नॉर्मल खर्चा है, वो तो बैंक से ही आ जाएगा। रेंट वेंडर के थ्रू आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वेंडर के थ्रू, तो यहाँ पर आप वेंडर को यूज कर लोगे। तो दोस्तों ये ओवरऑल 4 अकाउंटिंग एंट्रीज है, सेल, परचेज, उनकी दोनों की रिटर्न्स, एक्सपेंस बुकिंग एंड कलेक्शन। इन 4 बेसिक एंट्रीज से ही हम अपनी पूरी ई कॉमर्स की अकाउंटिंग को मैनेज करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको केवल एंट्रीज का बेसिक बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की रिपोर्ट्स हम किस मार्केट प्लेस से किस तरह से निकालेंगे और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट प्लेस में कुछ चार्जेस होते हैं जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। वो होते हैं लॉजिस्टिक चार्जेस। लॉजिस्टिक मतलब शिपिंग फीस। अब 2 तरह के मॉडल होते हैं दोस्तों ई कॉमर्स में। एक मॉडल होता है जहां पर आपको मार्केट प्लेस मतलब फ्लिपकार्ट अपना लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराता है, और दूसरा केस वो प्रोवाइड नहीं कराता है। जी हाँ, अमेज़न एक ऐसा मार्केट प्लेस है जिसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं। सम टाइम उनका अपना मार्केट प्लेस ऑर्डर लॉजिस्टिक पार्टनर रहता है, और सम टाइम उनका अपना लॉजिस्टिक पार्टनर नहीं रहता है। तो अगर उनका अपना लॉजिस्टिक पार्टनर प्रोवाइड किया गया है उन्होंने, अमेज़न ने, तो उस केस में जब वो अपना कमीशन काटेंगे, अपने एक्सपेंसेस काटेंगे, तो वो यहाँ पर शिपिंग फीस भी डेफिनेटली काटेंगे, क्योंकि उन्होंने वो सर्विस दी है। ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने अपना वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं दिया लॉजिस्टिक का, उन्होंने बोला कि आपके पास ऑर्डर आया है, यूज योर ओन कोरियर पार्टनर, जो भी आपके लोकल कोरियर पार्टनर रहते हैं आप वो यूज करो, कस्टमर या प्रोडक्ट डिलीवर करो, तो उस केस में जब उनके एक्सपेंसेस कटेंगे तो वहां पे शिपिंग फीस नाम का कोई खर्चा नहीं होगा। ये भी हम देख लेंगे, ऐसा होगा। और वो हम एग्जांपल खास तौर पर देखेंगे जहां पर शिपिंग के नाम का कोई खर्चा डेबिट नहीं हुआ होगा। दूसरा खर्चा जो हमारे पास आता है दोस्तों, मार्केट प्लेस कमीशन आता है। मार्केट प्लेस कमीशन के बारे में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता देना चाहता हूँ। अमेज़न का कंसेप्ट है, इवन फ्लिपकार्ट के केस में भी सेम है। अगर आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो हम अपना कमीशन चार्ज कर लेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो हम अपना कमीशन चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, चाहे वो किसी भी वजह से रिटर्न आया, तो हम अपना कमीशन आपको रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। मतलब हम आपसे केवल कमीशन उस सेल पर चार्ज करेंगे जो सेल आपकी सक्सेसफुल सेल कहलाएगी। लॉजिस्टिक के केस में क्या होता है दोस्तों, अमेज़न ये कहती है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस से निकल गया तो आपकी लॉजिस्टिक चार्ज हो गई, चाहे कस्टमर उसको एक्सेप्ट करे ना करे, वो आपके पास रिटर्न आ जाए, आपकी लॉजिस्टिक फीस चार्ज हो गई, वी विल नॉट रिवर्स दैट लॉजिस्टिक चार्ज। जबकि फ्लिपकार्ट ये कहता है कि हम केवल लॉजिस्टिक उस केस में चार्ज करेंगे व्हेन इट इज एक्चुअली डिलीवर्ड टू कस्टमर। अगर प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर नहीं होगा देन वी विल नॉट चार्ज अ लॉजिस्टिक चार्जेस। ठीक है। तीसरी फीस जो वो चार्ज करते हैं स्पॉन्सर एड होती है। स्पॉन्सर एड मतलब अगर आपने उनकी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई एड रन किए हैं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और उसके लिए वो आपसे स्पॉन्सर एड फीस चार्ज करें। दोस्तों हम कुछ रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे हर मार्केट प्लेस से, ताकि हम उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही अपनी अकाउंटिंग को एग्जीक्यूट करवा पाए। वो रिपोर्ट्स हमारी कुछ रहेंगी, जैसे कि मैं अमेज़न के केस में स्पेसिफिक बात कर लेता हूं अभी आपसे। पहली रिपोर्ट रहेगी लिस्टिंग रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे हम बनाएंगे मास्टर एसकेयू। हम बनाएंगे मास्टर एसकेयू। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अगली वीडियो में कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे।
दूसरी हम रिपोर्ट वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, जिसको हम एमटीआर के नाम से जानेंगे। ये हमारी एक सेल रिपोर्ट है। इसके बेसिस पे ही मैं पता लगाऊंगा कि मैंने कितना माल बेचा है उस मार्केट प्लेस पर। स्पॉन्सर एड फीस का इनवॉइस निकालेंगे। इस इनवॉइस की हमें जरूरत इसलिए पड़ी है ताकि हम पता लगा पाए कि कितना हमारा इनपुट जीएसटी और कितना हमारा इसमें खर्चा है। इट्स अ नॉर्मल इनवॉइस। मान लीजिए आपको एक नॉर्मल इनवॉइस मिलता है, इट्स लाइक दैट। उसके बाद हम देखेंगे कमीशन एंड लॉजिस्टिक फीस इनवॉइस। ये हमारे पास मंथली जनरेट होते हैं। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको निकालने हैं। पे आउट रिपोर्ट, इससे हम अपना पेमेंट रिकंसिलिएशन करेंगे, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा अकाउंटिंग का। तो ये रिपोर्ट्स हैं दोस्तों जो हम Amazon मार्केट प्लेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट होंगी जो हम फ्लिपकार्ट से एक्सट्रैक्ट करेंगे। मोर और लेस रिपोर्ट सेम ही रहेंगी, बस उनके थोड़े से नाम अलग हैं। पहली रही लिस्टिंग रिपोर्ट, अगेन क्यों काम आएगी हमारे मास्टर एसकेयू के काम आएगी ये। उसके बाद मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा सेल रिपोर्ट फॉर सेल्स। फिर मैं पेमेंट सेटलमेंट रिपोर्ट डाउनलोड करूंगा ताकि मैं अपना पेमेंट का रिको कर पाऊं। तो ये मेरे रिको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद मैं निकालूंगा कमीशन इनवॉइस ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस की प्रॉपर बुकिंग कर पाऊं। तो ये है मेरी कुछ रिपोर्ट्स जो मैं यूज करूंगा, इन मार्केट प्लेस से डाउनलोड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे रिपोर्ट्स डाउनलोड होंगी और कैसे हम इनको यूज करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.rdvconsultancy.com पर भी जाकर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को जल्द ही आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कैसे हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।